जी रकीम जी, आवाज जा रही है? गुड इवनिंग सर। यस सर, आ रही है। या ओके, केडी सर ने क्लास ओवर कर दिया है? यस सर, कोई यस सर। जानकारी? ओके, या गुड इवनिंग। नाउ वी हैव दानिश जी, रकीम जी, संतोष सैनी मैडम आज ज्वाइन की है, हकीक जी, अवधेश जी, राजकुमार जी, हेमराज जी, अंजलि मैडम, सुनील शर्मा जी, इफ्फत मैडम, विनोद कुमार जी, शीतल, ब्रिजपाल जी। ठीक है, जो है तो हम सारे लोग शुरू करेंगे। और याद होगा कि कल हमने एक नावल को लेकर के बात किया था, और वो नावल था आपकी क्लास में, तो मैंने उसे शेयर नहीं किया था। उसका मैं एक पीडीएफ फाइल मैटर बना बना है, वो मैं कल शेयर करूंगा। और उस नावल का नाम था कांथापुरा, राजा राव का कांथापुरा। और वो नावल जो है सिलेबस में रहा है, और संयोग से वो नावल तीनों जगह सिलेबस में रहा है। एलटी में भी था, जीआईसी में भी था, और एक और था, आप कह सकते हैं यूपीएससी में भी था, उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन में भी रहा था। तो कल हमने इस कोशिश ये की थी कि तीनों जगह की उस चीज को एक जगह पे ही पढ़ा करके उसके वीडियो को मैंने शेयर किया था। तो आई थिंक कि यू गॉट दैट वीडियो और नॉट? वो वीडियो मिला हुआ सबको? कैन एनीवन टेल मी? नहीं मिला सर। मिला वीडियो। Hello. मिला था? So in YouTube it was there, sir. I saw that video. या इन यूट्यूब, या दैट वाज Yeah. देयर। Yeah. And I think even I shared in WhatsApp group, and I don't remember। लेकिन अगर ऐसा So तो मैं उसे जो, in WhatsApp group it was not there, sir. In ओके YouTube ओके I have seen. ओके, आई विल शेयर इट इन व्हाट्सएप ग्रुप जो आपका बना हुआ है। तो उसमें एक लेक्चर जो है आपको मेरे यूट्यूब चैनल से कवर करना है, और उस लेक्चर का नाम है राजा राव कांथापुरा। उसमें कुछ पॉइंट्स है जो आपको बहुत सिस्टमेटिक ढंग से नोट करना है। उसमें अबाउट द राइटर है, अबाउट द राइटर के अलावा नावल के बारे में, नावल का मतलब कि आपका कांथापुरा जो नावल है वो आज ही मैं भी शेयर कर दूंगा जैसी क्लास ओवर होगी। उस वीडियो को आपको वहां से कवर करना है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अगर आप देखेंगे नावल का आपके यहाँ सिलेबस में और है, जिसका नाम है थिंग्स फॉल अपार्ट बाई चिनुआ अचीबी। जो चिनुआ अचीबी का थिंग्स फॉल अपार्ट है, अभी मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। जो थिंग्स फॉल अपार्ट का चिनुआ अचीबी का जो हिस्सा है, दैट्स हाईली सिग्निफिकेंट, और अफ्रीका में उसका सेटिंग है। पोस्ट कॉलोनियल नावल में आता है, और पोस्ट कॉलोनियल वो जो नावल रहा है किस तरह से उसको लिया जाता है देखा गया है, उसको लेकर के एक बात करेंगे। तो उससे रिलेटेड मैं आपको दो वीडियो शेयर करूंगा। इसका मतलब आज की क्लास में जब ओवर हो जाएगी तो मैं तीन वीडियो शेयर करूंगा। एक तो वीडियो इस पर होगा कि आखिर जो कल मैंने क्लास लिया था राजा राव का कांथापुरा, वो वीडियो आपको वॉच करना है। 45 मिनट या 50 मिनट का होगा। उसको वॉच करके सारे पॉइंट्स नोट करने हैं। फिर उसके बाद पीडीएफ फाइल जो उसका नोट्स का कांथापुरा का है वो मैं आपको शेयर करूंगा अलग से व्हाट्सएप ग्रुप में। दूसरा जो मैं वीडियो शेयर करूंगा वो इस पर रिलेटेड होगा कि जो चिनुआ टीवी का थिंग्स फॉल अपार्ट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। उस पर मैंने एक लेक्चर बहुत पहले लिया हुआ था। मुझे याद है कि किसी के यहाँ सिलेबस में था, शायद मुझे अपने यहाँ स्टूडेंट को थर्ड ईयर में पढ़ाना हुआ था, बीए थर्ड ईयर में कानपुर यूनिवर्सिटी में वो चीज अवेलेबल थी। वहां पे मैंने क्लास लिया था, तब उसको ऑनलाइन क्लास हुई थी, तो वो वहां पे वो वीडियो एक मैं आपको शेयर करूंगा। तीसरा चीज, आपको एक चीज ये जानना है कि जो नावल है, कुछ नावल जो है थियरीज पर चलती है। थियरीज क्या है? जैसे कोलोनियलिज्म है, पोस्ट कोलोनियलिज्म है। तो आपको चिनुआ अचीबी का थिंग्स फॉल अपार्ट तब तक समझ में नहीं आएगा जबकि कोलोनियलिज्म या पोस्ट कोलोनियलिज्म नहीं समझ में आता है। तो आज की क्लास में जो आई थिंक कि कुछ लोगों ने मेरी क्लास को पहले अटेंड किया था, मैंने बहुत ही खूबसूरत लेक्चर कोलोनियलिज्म और पोस्ट कोलोनियलिज्म पर दिया था। अगर जो है ये चीजें आपको, वो भी वीडियो मैं शेयर करूंगा, और मैं दोबारा भी आज वो लेक्चर देने जा रहा हूँ कि क्या होता है, कैसे आपको समझना है। अगर आप जो है टाइम पाते हैं तो तीन चार वीडियोस आपको सुनना है,
उसका उसका नोट्स बनाना है, सुनना भी है प्लस उसका नोट्स बनाना है। तो रिमेम्बर दैट कि जस्ट रिकॉर्डिंग, आई थिंक इट्स रिकॉर्डिंग, या। So what I want to say कि when I talk about जो नावल है थिंग्स फॉल अपार्ट, उसके लाइट में हम लोग बात करेंगे। तो चिनुआ अचीबी जो है वो अफ्रीकन राइटर है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। और उस अफ्रीकन राइटर ने अफ्रीका में जो यूरोपियन नेशन थी, या जो यूरोपियन इंपीरियलिस्ट नेशंस रहे हैं, जो यूरोपियन इंपीरियलिस्ट पावर थे, उन लोगों ने कैसे उनको कैप्चर किया, कैसे उनको अपने हाथों में एक तरह से उनको अपने हाथों की कठपुतली बनाया, कैसे उनको क्रश किया, कैसे उनको सप्रेस किया। As you see, the Britisher came in India and how they plundered India, how did they loot India, looted India. So you can just say, तो वो जो पॉइंट रहा है उसको लेकर के थिंग्स फॉल अपार्ट लिखा गया। मैं नहीं कहता कि वहां पे ब्रिटिश राज, लेकिन वहां पे ये दिखाया गया कि उनको अपने कल्चर से, लोग जो उनका अपना नेटिव कल्चर है उससे कितनी मोहब्बत है, कैसे वहाँ की कल्चर का, रिलीजियस बिलीफ का, तमाम चीजों को उन्होंने डिस्क्राइब किया है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म को समझने से पहले या आने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि यू कैन अंडरस्टैंड दैट नावल इन ओनली इन दैट सिचुएशन when you have the concept of what, when you have the concept of colonialism and post colonialism, then you can go just sharing this screen। और जो भी पॉइंट आपको लिखवाया जा रहा है उसे आप नोट करते चलिएगा कि आज की क्लास में हम लोग जो बात कर रहे हैं वो किस पर बात कर रहे हैं, चिनुआ अचीबी पे बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग ऑन चिनुआ अचीबी, CHINUA, चिनुआ अचीबी। चिनुआ अचीबीज थिंग्स फॉल अपार्ट, FALL, थिंग्स फॉल अपार्ट। तो यू फाइंड व्हाट यू फाइंड कि जिस चीज को लेके हम बात कर रहे हैं वो कौन सी चीज है, दैट इज थिंग्स फॉल अपार्ट, FALL। दिस इज थिंग्स फॉल अपार्ट। मैं फिर से इरेज करूंगा क्योंकि कैपिटल लेटर में आना चाहिए था। थिंग्स फॉल अपार्ट, FALL, थिंग्स फॉल अपार्ट। ये किसका नावल है? ये चिनुआ अचीबी का नावल है। चिनुआ अचीबी कहाँ के नावलिस्ट है? अफ्रीकन नावलिस्ट है। अभी हम उनके लाइफ के बारे में लेकर के नहीं बात कर रहे, बल्कि ये हमने लिया हुआ है कि एक उनका इम्पोर्टेंट नावल है थिंग्स फॉल अपार्ट, उसको लेकर के बात कर रहे हैं। लेकिन ये नावल आपको तब समझ में आएगा जब आपको ये समझना चाहिए कि एक एक थियरी है और उस थियरी का नाम है कोलोनियलिज्म एंड पोस्ट कोलोनियल स्टडी। हमेशा आप देखेंगे एक शब्द आता है कि पोस्ट कोलोनियल स्टडी ऑफ लिटरेचर या पोस्ट कोलोनियल स्टडी ऑफ फिक्शन। तो आप जब इसको बात करते हैं तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखना है? सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो पोस्ट कोलोनियल स्टडी ऑफ फिक्शन है, उस फिक्शन में हमें ये समझने की कोशिश करना है कि कोलोनियलिज्म या पोस्ट कोलोनियलिज्म होता क्या है। इफ आई टॉक अबाउट कोलोनियलिज्म, COLONIALISM, ये जो कोलोनियलिज्म है, किसी भी शब्द के लास्ट में जब इज्म जुड़ता है तो उसका मतलब क्या होता है कि प्रैक्टिसिंग और बिलीविंग इन अ पार्टिकुलर आइडियोलॉजी, एक अलग विचारधारा की प्रैक्टिस करना, उसमें विश्वास करना। तो दिस इज व्हाट की प्रैक्टिसिंग और बिलीविंग इन अ पार्टिकुलर आइडियोलॉजी, that is the colonialism. So if you talk about colonialism, you have to remember that this colonialism, it refers to what? This colonialism, it refers to it refers to it refers to that
British imperialist nation. British imperialist nation made slave to other nation. Made slave to other nation. ये एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना, स्लेव SLAVE, क्योंकि हो सकता है कि मैं यहाँ से कुछ चीजें आपको बोल रहा हूँ, स्पेलिंग वो लिखने में कहीं पे कुछ और जा रहा है। तो स्लेव जो यहाँ पे रिफर कर रहा है, किसको रिफर कर रहा है? SLAVE। तो यू फाइंड, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने इसे समझ लिया तो समझिए कि नावल बहुत सारा आपको समझ में आ जाएगा। तो व्हाट डिड आई टेल यू कि जब भी आप कोलोनियलिज्म की बात करते हैं तो इसका डिफिनेशन क्या है? इट रिफर्स टू दैट ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट नेशन, या आप ब्रिटिश की जगह बेहतर यही होगा कि यूरोपियन इंपीरियलिस्ट नेशन। यहाँ पे हम यूरोपियन लिखते हैं ब्रिटिश की जगह, ब्रिटिश उसका एक हिस्सा रहा है। यूरोपियन, EUROPEAN, यूरोपियन इंपीरियलिस्ट नेशंस। उन्होंने क्या किया था? यूरोप में जो भी राष्ट्र है, चाहे वो डच रहे हो, पुर्तगाली रहे हो, अंग्रेज रहे हो, फ्रांसीसी रहे हो, जो लोग भी यूरोप में थे, या आप कह सकते हैं कि अ, आपका इटली जो राष्ट्र रहा है, ये जितने भी लोग थे, ये यूरोपियन यूरोपियन इंपीरियलिस्ट जो नेशन थे, उन लोगों ने क्या किया? मेड स्लेव टू अदर नेशन, दूसरे राष्ट्र को गुलाम बनाया। ये बात आप समझने की कोशिश करिए कि क्यों। जब उन्होंने दूसरे राष्ट्र को गुलाम बनाया, तो एक तो गुलाम बनाने के पीछे मकसद क्या था, एक पॉइंट ये समझना चाहिए। दूसरा चीज ये समझना चाहिए कि गुलाम बनाने के बाद उनकी क्या सोच थी और उन्होंने वहां क्या किया। जब आप इसको समझ लेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि बहुत सारे नावल ऐसे लिखे गए हैं जो केवल इन्हीं मुद्दों को लेकर के बात करते हैं। तो यूरोपियन इंपीरियलिस्ट नेशन मेड स्लेव टू अदर नेशन, जब उन्होंने उनको गुलाम बना लिया, तब उन्होंने क्या किया? दूसरी प्रक्रिया शुरू की। सेकेंड पॉइंट क्या होता है कि गुलाम कैसे बनाए? गुलाम बनाए एक आइडियोलॉजी लेकर के, उस आइडियोलॉजी का नाम है इंपीरियलिज्म। RIALISM, इंपीरियलिज्म। अगर कोई आपसे पूछता है कि इंपीरियलिज्म क्या है, हम सारे लोगों को पता है हिंदी में साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद में क्या किया जाता है? साम्राज्यवाद में ये सब लोग जानते हैं कि जो शक्तिशाली राजा होता है या जो शक्तिशाली राष्ट्र होता है, वह अपने से कमजोर राष्ट्र को ताकत के बल पर जीत लेता है और अपने साम्राज्य का विस्तार करता है, या दूसरे राष्ट्र को अपने राष्ट्र में मिला लेता है ताकत के बल पर, या दूसरे राष्ट्र की अखंडता, दूसरे राष्ट्र के अस्तित्व, दूसरे राष्ट्र की अस्मिता, इसको लेकर के वह कोई उसकी सोच नहीं होती है। तो इंपीरियलिज्म क्या है? इंपीरियलिज्म का मतलब सीधे सीधे यही है, टू कॉन्कर, CONQUER, टू कॉन्कर other nations, OTHER, other nations, NATIONS, to conquer other nations on the basis of world and treat the people of that conquered nation as second class citizens, CITIZEN,
देखिए मैंने आपको बहुत सिंपल सा बताया, मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने एक शब्द लिया, वह शब्द क्या लिया? इंपीरियलिज्म। इसके पहले मैंने शब्द क्या लिया था? कोलोनियलिज्म। कोलोनियलिज्म में ये होता है कि किसी भी राष्ट्र को गुलाम बना लिया जाता है, लेकिन उस राष्ट्र को गुलाम कैसे बनाया जाता है? ताकत के बल पर जीत करके। तो सबसे पहले साम्राज्यवाद आता है, उसके बाद कोलोनियलिज्म आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब क्वीन विक्टोरिया भारत में, विक्टोरियन एज या क्वीन विक्टोरिया का शासन 1857 के बाद शुरू होता है, जब 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था, जो अंतिम मुगल बादशाह के नेतृत्व में लड़ा गया, जब उस युद्ध को हिंदुस्तान हार जाता है, तो पूरे के पूरे साम्राज्य, पूरे के पूरे जो है, आप कह सकते हैं कि इंडिया में उस समय पाकिस्तान, बांग्लादेश सब मिला करके एक था। इवन आप कह सकते हैं कि काबुल, कंधार, ये सब भी हमारा हिस्सा था। तो उस समय यहाँ से लेके वहां तक ब्रिटिश साम्राज्य का झंडा, आप कह सकते हैं तिरंगा की जगह उनका झंडा लहरा रहा था। और जो है क्वीन विक्टोरिया हमारे यहाँ की सो कॉल्ड क्वीन बन गई थी, रानी बन गई थी। रहती थी वो कहाँ पे? इंग्लैंड में, लेकिन वहां से उनका शासन चलता था इंडिया में। अब जब ये शासन चला, तो शासन चलाने के लिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया? इंपीरियलिज्म अपनाया। इंपीरियलिज्म का मतलब मैंने आपको क्या बताया? टू कांकर, कांकर जीतना। इंपीरियलिज्म कांकर, जीतना। किसको जीतना? टू कांकर अदर नेशन, दूसरे राष्ट्रों को, ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड, ताकत के बल पर, तलवार के बल पर, फोर्सेस के का यूज करके, उसके बल पर जीतना। और केवल जीतना ही नहीं, एंड ट्रीट द पीपल, एंड ट्रीट द पीपल, और उस राष्ट्र के लोगों को ट्रीट करना। क्या ट्रीट करना? ऑफ दैट कांकर्ड, एक शब्द छूट गया, ऑफ दैट कांकर्ड नेशन एज सेकेंड क्लास सिटीजन। उस राष्ट्र के रहने वाले लोगों को एक ऐसे नागरिक के रूप में ट्रीट करना, जो कि क्या कहा जाए कि सेकेंड क्लास सिटीजन। उनको तमाम अधिकारों से वंचित कर दिया जाना, तमाम तरह के जो है, आप कह सकते हैं कि केवल राइट से ही नहीं वंचित किया जाता है, बल्कि उनकी कल्चर पर क्वेश्चन किया जाता है, उनके रिलीजन पर क्वेश्चन किया जाता है, उनके मैनर पर, एटीट्यूड पर, वे ऑफ लिविंग पर सो मेनी क्वेश्चंस आर रेज्ड। तमाम क्वेश्चंस को रेज किया जाता है, तमाम क्वेश्चंस को उठाया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर इतने सारे क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, अगर इतने ढंग से बातें की जा रही है, तो मैं एक चीज देखना चाहता हूँ कि अगर एक क्वेश्चन किया जाए कि हु वर द ब्रिटिशर टू रेज क्वेश्चन अबाउट माई कल्चर, हु वर द ब्रिटिशर to talk about my religious belief, who were the Britisher to say that कि we were unpolished, we were uncultured, we were uncivilized। अगर ये क्वेश्चन आपने करना शुरू कर दिया, तब इसका मतलब कि आप पोस्ट कोलोनियलिज्म में पहुंच रहे हैं। तो मैं नेक्स्ट शब्द जो मैं डिफाइन करूंगा, वह कौन सा जो है शब्द है? दैट इज पोस्ट कोलोनियलिज्म। एक चीज ये बताइए, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे कि ये कौन सा टॉपिक ले लिए हैं? नो सर। नो सर। नो क्योंकि सर। इसका रिलेशन इस नावल से है। जब तक ये चीज नहीं समझ में आएगी, सर तो इंटरव्यू नावल वगैरह हम में पूछ अप्लाई सकते हैं सर। नहीं, नावल पूरा का पूरा अप्लाई नहीं कर पाएंगे जब तक आपको इसकी जानकारी नहीं होगी। इसलिए इसको इसको जो है डिफाइन होना बहुत जरूरी। नेक्स्ट शब्द जो है वो आपका क्या है? पोस्ट colonialism, NIALISM। When I talk about this word post colonialism, this post colonialism का मतलब यही है। what do you mean by this? to encounter, to encounter the way of narration, to encounter the way of
narration of the British imperialist nation. British imperialist nation. Of the British imperialist nation that presented itself superior and other nations inferior. रिमेंबर दैट, मैंने केवल अभी पॉइंट आपको लिखवाया हुआ है और मैं बता रहा हूं कि मैंने आपको क्या बताया है। मैंने आपको ये बताया कि जब आप पोस्ट कोलोनियलिज्म की बात करते हैं तो उस पोस्ट कोलोनियलिज्म में उसका मतलब यही होता है कि कोलोनियलिज्म में जो कुछ हुआ, अगर कोलोनियलिज्म में बाहर का कोई राष्ट्र आकर के आपके राष्ट्र पर हमला किया, साम्राज्यवादी नीति से उसको जीत लिया, जीतने के बाद उसने आपकी कल्चर, आपकी रिलीजियस बिलीफ, आपका ड्रेस, आपका मैनर, आपका एटीट्यूड, आपके वे ऑफ लिविंग पर क्वेश्चन किया कि ये सब गलत था, इन सबको कुछ आता नहीं था, देवर अनकल्चर्ड, देवर अनसिविलाइज्ड पीपल, देवर लाइक दिस, देवर लाइक दैट। तो जब आप उस चीज का जवाब देना शुरू करते हैं, जवाब देने का मतलब ये नहीं कि आप भी ताकत का इस्तेमाल करेंगे, बल्कि कलम से उनके द्वारा लिखी गई गलत चीजों को आप इनकाउंटर करते हैं, उसका जवाब देते हैं, तो इसका मतलब आप किस एज में पहुंच चुके हैं? पोस्ट कोलोनियलिज्म में। पोस्ट कोलोनियलिज्म उस विचारधारा को कहा जाता है जो कोलोनियलिज्म का विरोधी है, जो कोलोनियलिज्म का विरोध करता है, जो कोलोनियलिज्म का इनकाउंटर करता है। कोलोनियलिज्म में ब्रिटिशर जो है या यूरोपियन इंपीरियलिस्ट नेशन, चाहे वो डच रहे हो, अंग्रेज रहे हो, फ्रांसीसी रहे हो, कोई भी रहे हो, उन्होंने जिन राष्ट्रों को गुलाम बनाया उनके बारे में नरेट किया, दिस नरेशन किया गया। क्या नरेट किया गया? उनको इस तरह से नरेट किया गया कि यहाँ के लोग कुछ जानते ही नहीं है, इनको कुछ पता ही नहीं, इनके पास कोई ज्ञान नाम की चीज नहीं है। जब आप उस चीज का खंडन करना शुरू कर देते हैं, नरेशन ऑफ द ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट नेशन, कि ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट जो राष्ट्र थे उन्होंने उन राष्ट्रों को कैसे नरेट किया, उनके बारे में क्या दुनिया को बताया और क्या किया कि जस्ट यू कैन से कि ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट नेशन दैट प्रेजेंटेड, क्या प्रेजेंट किए? इटसेल्फ सुपीरियर। यह एक बहुत बड़ी बात होती है, उन्होंने अपने आप को सुपीरियर बताया और दूसरे राष्ट्रों को इंफीरियर बताया। तो अगर आपको कुछ नहीं करना है, जब आपको ये समझ आ जाए कि आपके राष्ट्र को गलत ढंग से इंफीरियर कहा गया, आपको छोटा दिखाया गया, आपको ये दिखाया गया कि आपके यहाँ कल्चर नहीं था, सिविलाइजेशन नहीं था, आपके यहाँ लिटरेचर नहीं था, सारी की सारी देन किसकी रही है? ब्रिटिशर की रही है या यूरोपियन इंपीरियलिस्ट नेशन की रही है। और जब आप इसका खंडन करना शुरू कर दें और अपने प्राचीन एज को देखें या अपने मध्यकाल को देखें और वहां पर ये देखें कि वहां उस समय का भारत कैसे था, मतलब अंग्रेजों के आने से पहले भारत कैसे था, जब आप उस चीज को देखें और उसके परिप्रेक्ष्य में लिखें कि हमारा राष्ट्र तो सोने की चिड़िया कहा जाता था, हमारे राष्ट्र में तो जो है आप कह सकते हैं अशोका द ग्रेट तो पहले से रहे हैं, हमारे राष्ट्र में जो है मौर्य वंश के साथ साथ आपका गुप्त वंश भी था। इसके अलावा जो है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जीडीपी भारत की थी कब? शाहजहां के समय में। सबसे स्ट्रांग करेंसी इंडिया की थी शाहजहां के समय में।
इतना इतना जबरदस्त था। और एक बार जब जो है भगत सिंह ने, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बीएल ग्रोवर की किताब है मॉडर्न इंडिया पर, बहुत अच्छी किताब है। बीएल ग्रोवर की वो किताब है, इतना ऑथेंटिक है। जब भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका और उनको गिरफ्तार किया गया, तो ब्रिटिशर जो जज था उसने क्वेश्चन किया कि यहाँ पर तो जो मुगल थे वो इतने सालों तक रहे, और जो है तुमने, या तुमने का मतलब कि आपसे पहले जो लोग थे उन उस समय तो उन्होंने कोई बम नहीं फेंका। तब भगत सिंह ने एक बहुत प्यारी बात कही कि मुगलों ने हमारे ऊपर राज नहीं किया, बल्कि उन्होंने हमारे दिलों को जीता। ये आप स्टेटमेंट ध्यान से रखिएगा, आज की पॉलिटिक्स के हिसाब से नहीं चलना है। उन्होंने ये कहा है, बीएल ग्रोवर की किताब में लिखा गया, भगत सिंह ने उस जज को ये कहा कि मुगलों ने हमारे ऊपर राज नहीं किया, उन्होंने हमारे दिलों को जीता। मुगलों और ब्रिटिशर में फर्क यही था कि ब्रिटिशर जो है क्या करते थे, वे जो है स्पंज, अगर आप स्पंज को समझते होंगे, तो जिससे जो है क्या किया जाता है, पानी को हम सोख लेते हैं, ये होता है। उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिशर थे वो स्पंज लाते थे और गंगा नदी के किनारे की मोतियों को सुखा करके अपने साथ ले जाते थे और टेम्स नदी के किनारे उड़ेल देते थे। टेम्स नदी के किनारे मतलब हमारे राष्ट्र की जितनी धन थी, जितनी संपदा थी, जो हमारे यहाँ का जितनी भी चीजें थी, जो गंगा के मैदानी क्षेत्रों में पाई गई या किसी भी जगह पे पाई गई, उसको ब्रिटिशर ने वैसे ही सोख लिया जैसे स्पंज का इस्तेमाल करने से पानी सोख लिया जाता है, और उस पानी को कहीं दूसरी जगह उड़ेल दिया जाए। ऐसे यहाँ की सोने को, यहाँ की तमाम चीजों को उन्होंने लूटा। और ब्रिटिशर प्लंडरर थे, वे लुटेरे थे, और लूट करके टेम्स नदी के किनारे, टेम्स नदी का मतलब कि लंदन के पास, लंदन नदी किनारे उन्होंने उसको उड़ेल दिया। यहाँ की संपत्ति उन्होंने अपने राष्ट्र जो हजारों किलोमीटर दूर था वहां ले जाकर के उसको खर्च किए। जो मुगल आए थे, बेशक वो बाहर से आए थे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग बाहर से आए थे, हूण भी बाहर से आए थे, आर्य भी बाहर से आए हुए थे, तमाम लोग बाहर से आए थे। लेकिन इनकी खासियत ये थी कि वे हिंदुस्तान में आए और हिंदुस्तान के हो करके रह गए, यहीं की मिट्टी में दफन हो गए। जो कुछ भी उन्होंने लिया वो कहीं बाहर लेकर के नहीं गए, उन्होंने यहीं पर उसको लगाया, यहीं पर उसको खर्च किया, उन्होंने इसको अपना वतन समझा। हाँ, कुछ जरूर थे जिसको आप प्लंडर कह सकते हैं, लेकिन उसको लेकर के सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये बीएल ग्रोवर की किताब में उसमें रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है ब्रिटिशर, किस तरह से जो है कॉलोनियलिज्म, किस तरह से इंपीरियलिज्म, और उस पे इतना खूबसूरत संवाद भगत सिंह का उस जो है जज को देना, यह बताता है कि अटैकर तो दोनों थे। अटैकर मुगल भी थे, वे भी बाहर से आए थे, इस चीज को जो है डिनाई नहीं किया जा सकता है। ब्रिटिशर भी बाहर से आए थे, लेकिन ब्रिटिशर बाहर से आ करके वे केवल बाहर के ही रह गए, उन्होंने कभी इसको अपना वतन नहीं समझा, बल्कि उन्होंने ये सोचा कि यह एक ऐसी जगह है जहाँ पे संपदा है, पैसा है, तमाम चीजें हैं, यहाँ से तमाम चीजों को लेकर के वो लेके गए। तो अब होता क्या है कि जब जो है इस तरह की बात जो हम लोग अभी कर रहे हैं, जो भगत सिंह कर रहे हैं, जो है महात्मा गांधी ने किया, कि जब आप अपने राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, जिस राष्ट्र में आपने जन्म लिया, उसकी उसकी सुपीरियरिटी के बारे में सोचते हैं, उसकी बेहतरी के बारे में सोचते हैं, और ये सोचते हैं कि इसको तो दुनिया के नक्शे पर गलत ढंग से प्रेजेंट किया गया। और जब आप उसका जवाब देते हैं कलम के माध्यम से, तब आप जिस एज में आते हैं उस एज को क्या कहा जाता है, उस एज को जो है आपका पोस्ट कोलोनियलिज्म कहा जाता है। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यस किसी को सर, कोई क्लियर। प्रॉब्लम? यस सर। हाँ, पोस्ट कोलोनियलिज्म वह एज होता है जो कोलोनियलिज्म के बाद आया, लेकिन उस बाद वाले एज की तस्वीर बिल्कुल उसके पहले वाली एज की तस्वीर से भिन्न है, अलग है। किन मायनों में भिन्न है, कैसे भिन्न है, कैसे अलग है? कोलोनियलिज्म में हमारे राष्ट्र को इंफीरियर दिखाया जाता है गलत ढंग से। पोस्ट कोलोनियलिज्म में उस इंफीरियरिटी का हम जवाब देते हैं कि आपने हमारे राष्ट्र को गलत ढंग से प्रेजेंट किया। पहली बात तो आप लुटेरे हैं, अटैकर हैं, इंट्रूडर हैं, आउटसाइडर हैं,
और आप आकर के हमारे यहाँ ठहरे, हमारे यहाँ की संपत्ति को लूटे और हमारे यहाँ की नागरिक को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिए। हम जो है इस राष्ट्र के मूल निवासी हैं, हम इस राष्ट्र की मिट्टी में पनपे उपजे, हम इस राष्ट्र की यहाँ की संस्कृति हमारी संस्कृति है, चाहे वह साझी विरासत के रूप में हो, चाहे वह किसी और रूप में हो, तो उसकी सॉवरेंटी को लेकर के हम कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। और जो है आपने क्या किया, फिर आपको ये देखना है कि किन किन मुद्दों को लेकर के हमारे राष्ट्र को गलत ढंग से पेश किया गया और उन राष्ट्र के नागरिकों को कैसे जो है वो किया गया। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक पॉइंट देता हूं। आपकी एक, अगर आपने देखा होगा मूवी, शायद मणिकर्णिका मूवी का नाम था या धारावाहिक थी, उसके अलावा कंगना रनावत ने भी एक कभी झांसी की रानी का रोल प्ले किया था। उसमें आप देखेंगे कि एक जगह जो है एक पॉइंट लिखा रहता है कि डॉग, ये शायद मैंने पहले भी डिस्कस किया था। उसमें एक ये पॉइंट लिखा था, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। जब आप ये बात करते हैं, ये जो स्टेटमेंट है, यह स्टेटमेंट आपको केवल और केवल ब्रिटिश राज में मिलेगा। यू कांट गेट दिस स्टेटमेंट इन एनी अदर रिजीम, इन एनी अदर अटैकर। तो और भी अटैकर आए, और भी लोग आए, लेकिन उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। डॉग्स और इंडियंस अलाउड नहीं है। ये स्टेटमेंट बाकायदा जो है प्लाई कार्ड पे करके लिखा रहता था और साइन बोर्ड बना करके उसका लिखा रहता था। कहाँ लिखा रहता था? उस जगह के लिए अलाउ नहीं किया गया था जिसको आज आप सिविल लाइंस कहते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे एक एरिया है सिविल लाइन। वह सिविल लाइंस जो है, जो अंग्रेज अफसर होते थे, वह उनका रेजिडेंशियल एरिया होता था। बड़े बड़े अफसर वहीं निवास करते थे और उस एरिया से कोई भी इंडियन नहीं जा सकता था। इवन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, मोतीलाल नेहरू जी को इजाजत नहीं थी कि वो इलाहाबाद के सिविल लाइन से होकर गुजर सके। क्यों? कारण यह है कि पंडित मोतीलाल नेहरू जो है इलाहाबाद के हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे और इलाहाबाद के हाई कोर्ट में जाने के लिए वो एक रास्ता था जो सिविल लाइन से होकर के गुजरता था। और पंडित नेहरू जब अपनी बग्घी से जाते थे तो जानबूझ करके उस एरिया से जाते थे और पेनाल्टी के रूप में उनको जो है क्या करना पड़ता था, उनको जो है पैसा चुकाना पड़ता था पेनाल्टी के रूप में। सोच लीजिए कि इतनी बड़ी हस्ती, इतना बड़ा घराना जिसका बेटा जो है क्या हुआ हो, जिसका बेटा जो है हिंदुस्तान का पीएम रहा हो। देखिए, मैं एक बार आपको एक बात कहता हूँ, जब मैं ये पढ़ा रहा हूं तो हमें अपने माइंड में पॉलिटिक्स को किनारे रख करके बात करनी पड़ेगी। ये जो स्टेटमेंट है, अब ये समझिए कि उस समय जब पंडित नेहरू के फादर मोतीलाल नेहरू को या पंडित नेहरू को जब इस तरह की सिचुएशन से गुजरना पड़ा होगा, जबकि वो बड़ा घराना था, वो जो है उस रूल को तोड़ना चाहता था। उनके माइंड में ये था कि ये बाहरी लोग हैं, जबकि वो खुद बाहर गए थे पढ़ने, बाहर पढ़ करके आए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने राष्ट्र के लिए किया। अपने राष्ट्र के लिए क्या किया? अपने राष्ट्र के लिए ये किया कि उन्होंने पूरी की पूरी, आप कह सकते हैं कि पूरी जनरेशन लगा दी, पूरी जनरेशन लगा दी। वही एक खानदान है जिसके माँ और बेटे की शहादत हुई है राष्ट्र के लिए। वह एक ऐसा खानदान है जिसने काम किया। मैं नहीं कहता और लोगों ने काम नहीं किया, लेकिन हम इसे डिनाई नहीं कर सकते। जो आज पर्सपेक्टिव बनाया जाता है कि पिछले 70 सालों में भारत में क्या हुआ, जो हो रहा है केवल 7 सालों में रहा। नो, इट्स रॉन्ग। इंडिया 70 साल का भारत नहीं है। इंडिया सनातन धर्मा का भारत है। इंडिया की 5000 की सभ्यता रही, 5000 साल की सभ्यता रही है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से चला आ रहा है। तो ये कोई अगर कह दे कि नहीं केवल 7 साल में हुआ, बाकी उसके पहले सब लुटेरे ही थे, गांधी परिवार ने सब बर्बाद कर दिया,
उसके पहले अटल जी आए थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो ये गलत बात है। अटल जी ने भी बहुत किया, बहुत सम्मानित लीडर थे। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, लेकिन किसी को हम ये नहीं कह सकते। ये जो पर्सपेक्टिव है केवल मैंने किया तो ये गलत है, तो उसको हमें समझनी, या केवल इस चीज को ठहरा देना कि नहीं फला जो है, जो साम्राज्यवादी जो लोग आए थे वो गलत थे, उन्होंने सब लूट लिया, बर्बाद कर दिया, ये गलत वो है। क्योंकि सत्ता में बने रहने के लिए कोई ना कोई एक मंत्र चाहिए जिससे लोगों को बहकाया जा सके, मेन मुद्दों से रोका जा सके। मैं इसको इसलिए बात कर रहा हूँ, ये पूरा थीम आपको उस नावल में मिलेगा, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट अभी उस नावल में ना समझा करके, बल्कि कहाँ समझा रहा हूँ, भारत के पर्सपेक्टिव में, भारत के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब ये बात कही जाती है कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, तो उस समय सबसे पहले जो विरोध करने वाले थे वही खानदान था। और वो क्या किया कि जेल में भी रहे। आपके यहाँ सिलेबस में डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, वो भी आपको पढ़ना है। आपका महात्मा गांधी का हिंद स्वराज है, वो भी आपको पढ़ना। जब आपको मैं पढ़ाऊंगा देन यू विल कम टू नो कि रियली में पंडित नेहरू जी का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है राष्ट्र के। आज चाहे जो उनको कहे, लेकिन उनका जो विजन था, जो मिशन था, जिस तरह से वो हिंदुस्तान को खड़ा किए, जिस तरह से भारत स्वतंत्र हुआ, ना तो हमारी कोई व्यवस्था रह गई थी, ना हमारे पास सैनिक थे, जगह जगह कम्युनल हेटेड फीलिंग थी, हर बॉर्डर पर मार पीट काट, उससे राष्ट्र को निकाल करके लाना, खड़ा करना। और जितने आईआईटी है, जितनी यूनिवर्सिटीज है, किस समय की देन है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887 में, उसके बाद जो है आपका क्या कहते हैं कि पीएचयू 1916 में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, डीयू यूनिवर्सिटी, जितनी यूनिवर्सिटीज है आप देख लीजिए कि कब बनाई गई है। और उसी यूनिवर्सिटीज से इंटेलेक्चुअल्स निकलते हैं, उसी यूनिवर्सिटीज से जो है ज्ञान होता है। शायद उसी यूनिवर्सिटीज के लिए हम और आप तैयारी कर रहे हैं। जो आईआईटी बनाए गए, जो आईआईटीज बनाई गई, उसको आप देख लीजिए कब बनी हुई, इसकी नींव कब पड़ी हुई है, यूजीसी कब बना हुआ है। जो ये कह दिया जाता है एक सिरे से कुछ नहीं हुआ, इसीलिए लोग आज क्वेश्चन कर रहे हैं अगर कुछ नहीं हुआ तो बेचा कहाँ से जा रहा है। कुछ था तभी तो बेचा जा रहा है, कि सब हवा में बेच दिया जा रहा है। तो एक जो परसेप्शन है, जो पर्सपेक्टिव है, वह क्या है कि पोस्ट कोलोनियलिज्म के बाद एक नया एज आ गया जिसको पोस्ट ट्रूथ एज कहा जाता है। पोस्ट ट्रूथ एज का मतलब ये होता है कि झूठ को इतनी बार सत्य कहो, कोई भी चीज जो झूठ हो उसको इतनी बार बोलो कि लोग उसको सत्य मान ले। तो वह एक दूसरा एज है। अगर कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं उस पर जरूर बात करूंगा, लेकिन चूंकि मुझे कोलोनियलिज्म और पोस्ट कोलोनियलिज्म तक सीमित रहना है, तो यू विल कम टू नो कि इसका इनकाउंटर एक चीज हुआ। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जब महात्मा गांधी, अगर आपको याद होगा कि अफ्रीका के मुझे लगता है डरबन शहर से वो यात्रा कर रहे थे, और उनको जो है अंग्रेजों ने ही ट्रेन से उतार दिया था, फेंक दिया था। उतारना तो एक दूसरा शब्द है, चलती ट्रेन से उनको फेंक दिया। जब चलती ट्रेन से उनको फेंक दिया तो क्यों फेंक दिया था? केवल नस्ल भेद के आधार पर फेंक दिया था कि ही वॉज नॉट अ ब्रिटिशर, ही वॉज एन इंडियन। जबकि गांधी जी पढ़े लिखे, विदेश से बैरिस्टर की डिग्री लेकर के आए, इवन ही वॉज इन पोजिशन टू टॉक फ्रैंकली इन इंग्लिश उनके साथ, उस आदमी को जो है क्या किया जाता है, वहां से उतार दिया जाता है। तब एक क्रिटिक है और वो बहुत बड़ी बात कहते हैं। उन्होंने कहा था कि जिस पतली दुबली काया वाले इंसान को ब्रिटिशर ने ट्रेन से फेंका, उनको यह नहीं पता था कि यही पतली दुबली काया वाला आदमी एक लाठी लेकर के पूरे भारत में भ्रमण करके पूरे ब्रिटिशर को भारत से खदेड़ दे। ये जरूर हो कहा जा सकता है कि इमोशनल स्टेटमेंट है, ये चीजें हैं, लेकिन जो है उन्होंने कहा कि अगर ब्रिटिशर को पता होता कि एक दिन यही आदमी जिसे मैं चलती ट्रेन से फेंक रहा हूं, तो वो ऐसी गलती कभी ना करते। सवाल ये उठता है कि उस ब्रिटिशर से लड़ाई किसने लड़ी? गांधी जी ने लड़ी, गांधी जी के फॉलोअर्स ने लड़ी। लेकिन गांधी जी का अपना जो सत्य और अहिंसा का कॉन्सेप्ट था वो तो था, लेकिन गांधी जी ने कभी भी जो है किसी को, जो लोग आप कह सकते हैं कि जो दूसरी सुभाष चंद्र बोस का जो गरम दल जिसको हम लोग कहते हैं, वो जो आइडियोलॉजी थी, जो आप कह सकते हैं भगत सिंह की जो आइडियोलॉजी थी,
उस आइडियोलॉजी से दोनों में मतभेद तो था, लेकिन मन भेद नहीं था। आज की पॉलिटिक्स में मतभेद के साथ साथ मन भेद उभर आया हुआ है। मनभेद का मतलब ये होता है कि हम एक दूसरे को डिसलाइक करना शुरू कर दे। ये सबसे बड़ी चीज थी। गांधी जी ने आइडियोलॉजी के आधार पर विरोध हो सकता था, लेकिन कभी भी ये नहीं कहा, क्योंकि दे नो इट वेरी वेल, गांधी वाज नोइंग इट वेरी वेल कि सुभाष चंद्र बोस इज आल्सो जस्ट डूइंग ईच एंड एवरीथिंग फॉर दिस नेशन। और जितने भी गरम दल के लोग हैं, दे ऑल आर डूइंग फॉर दिस नेशन। तो अब जब ये सब लोग उसी नेशन के लिए कर रहे थे, तो उस नेशन को करने के लिए तमाम ढंग से चीजें किए। अब अगर क्या रविन्द्रनाथ टैगोर ने नहीं, अगर रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ना तो मैं ये कहूँ कि उन्होंने कभी जो है हथियार उठाया, लेकिन उनका हथियार क्या था, उनका हथियार कलम था, उनका हथियार लिटरेचर था। उन्होंने उस हिसाब से काम किया। उसके अलावा आप देखेंगे कि उस समय जितने भी लोग थे, सारे लोगों ने अपने अपने ढंग से किया, लेकिन कुछ घराना ऐसा था जो हमेशा जो है क्या किया, ब्रिटिशर के साथ रहा। कुछ घराने ऐसे थे, और स्वतंत्र भारत के बाद उन्हीं घरानों ने ज्यादा इंजॉय किया। तो ये चीज हमें समझने की कोशिश करना है। अब जब चीजें होती है तो यहाँ पर आती है कि अगर हमें या हमारे राष्ट्र को, हमारी कल्चर को उन्होंने इंफीरियर बनाया तो कैसे बनाया। उसको इंफीरियर बनाने के लिए उन्होंने जो तरीका अपनाया, एक मैं लाइन खींच रहा हूँ, ये पहले से भी ये बातें हुई हैं। वह कौन सा तरीका था? एक तरीका आई, दूसरा तरीका यू, एक तरीका सेल्फ, दूसरा तरीका अदर, एक तरीका प्रेजेंस, दूसरा तरीका अब्सेंट या अब्सेंस। दिस इज अब्सेंस। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ का मतलब ये हो गया कि अगर आई है, अगर ब्रिटिशर अपने आप को आई कहते हैं, आई का मतलब क्या होता है, आई में हमेशा एक घमंड का एहसास होता है। अगर मैं ये कहूँ कि अगर मैं कहीं पे भी चलता हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं वो हूँ, तो आप ये सोचिए कि अपने यहाँ अगर आप 2 से 3 बार कहिए मैं ये हूँ, मैं हूँ, तो लोग कहेंगे क्या मैं कर रहे हो। तुरंत उस पर जो है क्वेश्चन लोग पुटअप करेंगे। अगर अपनी संस्कृति में ये है कि अगर आप किसी को तुम कहते हो, तब भी लोग कहते हैं कि तुम्हें बात करने की तमीज नहीं, तुम कह रहे हो। इसका मतलब हमारी जो संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति है, वह आई के भी कॉन्सेप्ट को खत्म करती है, यू के भी कॉन्सेप्ट को खत्म करती है। हमारी संस्कृति इंक्लूसिव है, मिलाने वाली है। और हम किस पर विश्वास करते हैं? वी में विश्वास करते हैं हम। इसीलिए भारत के संविधान में शुरुआत होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। वहां पर ये नहीं कहा कि मैं भारत का लोग, वहां पे नहीं कहा तुम भारत के लोग, हम भारत के लोग। तो आप ये समझिए कि हमारी जो संस्कृति रही है, वह हमेशा वी का रहा है, वह हमेशा इंक्लूसिव रही है, समावेशित संस्कृति, समाहित करने वाली, कि हम जो भी आया वो यहीं का हो गया, वो अपनी बाहर की उस आइडेंटिटी को खत्म कर दिया। यहाँ का जो इंडियन मुस्लिम है, वो कहीं पे भी चला जाएगा, उसकी पहचान जब भी होगी तो केवल भारतीय मुसलमान के रूप में होगी, मुसलमान के रूप में नहीं होगी। उसके साथ भारतीय शब्द लगेगा। इट मीन्स दैट ही बिलोंग्स टू दैट नेशन, भारत से बिलोंग करता है। यह उसकी सबसे बड़ी आइडेंटिटी है। वो ऐसा नहीं कि कहीं पे चला जाएगा एक हफ्ते के लिए अमेरिका, तो वो अमेरिकन मुस्लिम बन जाएगा। नो, उसका अस्मिता, उसका पहचान यहीं से है। और वो जो है उसको, चूंकि हमारा कल्चर जो है वह प्लूरल कल्चर है, हम जो विश्वास करते हैं प्लूरैलिटी में विश्वास करते हैं। जो ब्रिटिशर थे उन्होंने हमेशा अपने आप को आई कहा। आई कहने का मतलब उन्होंने आई को इंपॉर्टेंस दिया, और यू किसको बना दिया? यू जो है उस राष्ट्र के लोगों को बना दिया जहां पर उन्होंने हमला किया और अपनों मालिक बन बैठे, आई बन बैठे, और एक दीवार खड़ी कर दी। वह कौन सी दीवार खड़ी कर दी? आई और यू की। मालिक और उस मालिक के अंडर में वही का मूल निवासी, जिसका राष्ट्र है, जिसने उस राष्ट्र के लिए खून बहाया, पसीना बहाया, सींचा, संवारा, सब कुछ किया,
वही गुलाम बन बैठा, वही क्या बन बैठा, यू बन बैठा। मेरी बात समझ में तो आ रही ना? ऐसा तो नहीं आपको हो Yes, रहा sir. Yes, है? sir. Yes, sir. हाँ, Very interesting, sir. तो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि वो जो यू है, वो जो है यू क्या हो गया, यू बन बैठा। तो यू आइडेंटिटी नहीं हो गई, यू एक आइडेंटिटी बनी, लेकिन वह यू किसकी आइडेंटिटी बनी, गुलामी की आइडेंटिटी बनी। और यू किसका गुलाम बन गया, आई का गुलाम बन गया। आई कौन बन गया, बाहर से आया हुआ था, लेकिन वह कहा आई। तो आई जब बोलता है तो आई का प्रेजेंस सबसे पहले होता है। आई अपनी इंपॉर्टेंस को दिखाता और यू को एक एक पूरी यू की जमात खड़ी कर दी, और यू का कहीं पे किसी भी तरह का कोई आइडेंटिटी नहीं रहा। आई की आइडेंटिटी के आगे यू की आइडेंटिटी खत्म हो गई, और अगर यू की कोई आइडेंटिटी थी तो वह गुलामी की आइडेंटिटी थी। अब उसके बाद क्या किया, जब आई ने अपने आप को आई कहा, तो साथ साथ उसने कहा मैं सेल्फ हूं, मैं अपने में पर्याप्त हूं। कहा नहीं जाता सेल्फ आइडेंटिटी। सेल्फ आइडेंटिटी का मतलब हो गया कि जो आइडेंटिटी है मेरी है, इस आइडेंटिटी में किसी दूसरे का कोई योगदान नहीं है, और जो मेरी आइडेंटिटी है वह दूसरे की आइडेंटिटी नहीं, मैं सबसे अलग हूं। तो आई ने पहली बात तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, लेकिन उस फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में अगर आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव केस में, तो वह क्या कर रहा है, वह सेल्फ की बात कर रहा है। सेल्फ का मतलब वह पॉजिटिव केस में ले जा रहा है, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ। तो आई ने किसको जन्म दे दिया, माई सेल्फ को जन्म दे दिया। और यू ने किसको जन्म दे दिया, योर सेल्फ। माई सेल्फ मेरा है, योर सेल्फ तुम्हारा है। तो सवाल ये उठता है कि जब आप माई सेल्फ की बात करेंगे तो सबसे पहले तो माई सेल्फ ही आएगा ना। जब माई सेल्फ जो है यू सेल्फ को जगह ही नहीं, तो अपनी बात कैसे रख पाएगा, योर सेल्फ अपनी बात कहां से रख पाएगा। अगर जो है आई यानी माई सेल्फ हर समय एक बादशाह की तरह से अपने हाथ में जो है डंडा लेकर के, शक्ति लेकर के खड़ा है, और वह किसी की सुनना ही नहीं चाहता है, तो योरसेल्फ अपनी बात कैसे रख पाएगा। यह एक बहुत बड़ी समस्या हुई, जो किस रूप में आती है, सेल्फ और अदर के रूप में आती है। यह एक बहुत बड़ी समस्या जो सेल्फ और अदर के रूप में एक आइडेंटिटी बना दी गई कि मैं एक सेल्फ और अदर की एक दीवार। फिर उसके बाद कौन सी दीवार, प्रेजेंस और अब्सेंस। जब आई होगा तो सवाल उठता है कि आइडेंटिटी किसकी आई की नजर आ रही है, आई ही प्रेजेंस है, और कौन अब्सेंस है, दिस अब्सेंस। प्रेजेंस एंड अब्सेंस, दैट इज अनदर पॉइंट। अब्सेंस कौन हुआ, यू अब्सेंस हुआ, ही अब्सेंस हुआ, शी अब्सेंस हुआ, उपस्थित कौन रहा, आई। मतलब जो है बाहर से आया हुआ आदमी जो ब्रिटिशर था, वह आई बन बैठा, वह सेल्फ बन बैठा, वह प्रेजेंट है। बाकी वहां का मूल निवासी जो उसी मिट्टी से जन्मा है, जो 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 रियल में उसका मालिक होना चाहिए, वह क्या बन बैठा, वह जो है अदर हो गया। वह यह एक नई ढंग की धारा आपको देखने को मिलेगी। और ये तो मैं प्रेस में बात कर रहा हूँ, ब्रिटिशर जहां जहां गए, चाहे उन्होंने अफ्रीकन कंट्रीज पर गुलाम बनाया, चाहे एशिया के सारे मुल्क को गुलाम बनाया, चाहे न्यूजीलैंड को गुलाम बनाया, चाहे ऑस्ट्रेलिया को गुलाम बनाया, चाहे अमेरिका में गुलाम बनाया, हर जगह उन्होंने यही गेम खेला। जितने यूरोपियन इंपीरियलिस्ट नेशन थे, उन लोगों ने यही गेम खेला। और जब इस गेम को खेला, तो इस गेम को खेलने के लिए उन्होंने किन चीजों का सहारा लिया, उन्होंने सहारा लिया कल्चर का, उन्होंने सहारा लिया सिविलाइजेशन, उन्होंने सहारा लिया मैनर का, उन्होंने सहारा लिया लिटरेचर, उन्होंने सहारा लिया आर्ट का, उन्होंने सहारा लिया साइंस का, उन्होंने सहारा लिया एटीट्यूड का।
उन्होंने सहारा लिया वे ऑफ एक्सप्रेशन का। और ये बताया कि आपके यहाँ ये सब कोई चीज नहीं है, आप लोग बिल्कुल असभ्य हैं, आप लोग अनकल्चर्ड हैं, अनसिविलाइज्ड हैं। मैं आपको बताऊंगा कि सिविलाइजेशन क्या होता है। सवाल ये उठता है कि अगर सिविलाइजेशन नहीं था, कल्चर नहीं था, टेक्निक नहीं थी, हमारे पास अगर कुछ नहीं थे, तो आप जब यहाँ पर आए, आपका मतलब कि ब्रिटिशर जब यहाँ पर आए तो उनका पेट कैसे भर रहा था? अगर हमारे यहाँ आर्ट नहीं था, कल्चर नहीं था, हम जितनी भी यहाँ की किताबें थी, उन सारी किताबों का आप अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किए, उस ज्ञान का आपने यूज किया, तो सवाल उठता है ऐसा नहीं था। वी हैड दैट, लेकिन उस चीज को दबाया गया, गलत ढंग से पेश किया गया, कारण एक उनको रूल करना था। आप ये बताइए, जब आप किसी के ऊपर रूल करेंगे, जब तक आप उसके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं लाएंगे, आप रूल कैसे करेंगे? ये हर जगह देखने को मिलता है। अगर आप कहीं वर्किंग प्लेस में है, उस वर्किंग प्लेस पर आप जाइएगा तो कुछ ऐसे लोग होंगे जो जरूर इस मेंटेलिटी के होंगे कि हमेशा वो कहेंगे आपको क्या आता है। जैसे अगर कोई कोई बाई द वे छोटे कॉलेज से पढ़ के गया, कोई जेएनयू से आ गया या कोई डीयू से आ गया, तो जेएनयू और डीयू वाला हमेशा अपने आप को क्या करेगा कि जैसे लगता है कोई एजुकेशन के ब्रांड से आ गया है, या आईआईटीएस हो गया, आईआईएम का प्रोडक्ट हो गया, तो उसके आगे जो डिग्री कॉलेज का प्रोडक्ट है उसको उसके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, उसको लगे उसे कुछ आ ही नहीं रहा है। ऐसे ही क्या किया गया, पूरा खेल खेला गया। और कौन कौन सा खेल खेला गया? इस खेल को खेला गया कि आपके यहाँ ना तो कल्चर है, आपके यहाँ ना ही सिविलाइजेशन है, ना ही मैनर है, ना लिटरेचर है, ना आर्ट है। अब मैं यही वही बात करता हूँ कि अगर हमारे यहाँ लिटरेचर नहीं था, तो एक ये क्यों कहा गया कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया? अगर हमारे यहाँ लिटरेचर नहीं था, तो आखिर 1913 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर क्यों मिल जाता है? अगर हमारे यहाँ कल्चर और सिव अगर हमारे यहाँ कल्चर और सिविलाइजेशन नहीं था, तो आखिर जो है इतने लोग आकर के क्यों बस जाते? एनी बेसन तो हम लोगों की खानदान की तो थी नहीं, मदर टेरेसा तो हमारे यहाँ से थी नहीं। मैं कुछ उन ब्रिटिशर का नाम ले रहा हूँ, जबकि ये लोग बहुत अच्छे लोग थे, बाहर से आए थे, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान के लिए काम किया, हिंदुस्तान में ही रह गए, तो फिर अपनी पूरी जिंदगी यहाँ पर उन्होंने किया, खपाया, काम किया। तो अब सवाल ये उठता है कि मदर टेरेसा क्यों आई, या जो है एनी बेसेंट क्यों आई, या जो है इसी तरह से जो है मैडम कामा, या आई एम जस्ट मिसिंग द नेम, वो सब लोग क्यों आई जो है। या जो अगर आप देखेंगे कि मैं अभी नहीं, मेरे पास वो आर्टिकल था, मैंने मिस कर दिया, नहीं तो मैं आपको भेजता जो है। और कि किस तरह से जब माउंट बेटन जो है इस वतन को छोड़ के जाने की तैयारी में थे, तो एडविना जो उनकी वाइफ थी, उनका जो वतन के प्रति जो एक नजरिया था, अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल ढंग से उन्होंने डिस्क्राइब किया था। तो उसको, उन सब चीजों को अगर आप देखेंगे कि अगर हमारे पास नहीं था, तो ये कहाँ से आया? भाई आज आपका जो भी है, ठीक है, आपने अपनी जरूरत के हिसाब से बनाया। विश्व के 7 अजूबों में से आप कहते हैं ताजमहल है, दिल्ली का लाल किला है, इलाहाबाद का किला है, या उसके बाद जो है क्या कहते हैं कि जितनी भी हमारी इमारतें हैं, जब ये तो हमारा बंटवारा हो गया ना। अगर अगर हम आज जोड़ लें, बांग्लादेश हमारा, पाकिस्तान हमारा, काबुल हमारा, मतलब कंधार का एरिया, हम जोड़ लें, तो जितनी हमारी शाही इमारतें हैं, ये सब क्या आपने बनवाया था? आपका मतलब ब्रिटिशर ने बनवाया था? नो, नॉट एट ऑल। हमारे पास थी, हमारे पास आर्किटेक्ट था, हमारे पास इंजीनियरिंग थी, हमारे पास साइंस था, हमारे पास टेक्नोलॉजी थी, लेकिन आपको चूंकि रूल करना था, आपने तलवार के बल पे जीता था, अंतिम मुगल बादशाह को आपने खत्म कर दिया था, उसके पोतों का गर्दन काट करके तश्तरी में सजा करके उसको उसके सामने नाश्ते के रूप में आपने लाया था, इस तरह की चीजें। बट ये सब चीजें कुर्बानियां थी, उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि इतना होने के बावजूद भी, या प्राचीन काल की भारत को अगर हम देखें, जितना भी बौद्ध स्तूप है, क्या ब्रिटिशर उस समय आकर के बनवा के चले गए थे? या प्राचीन काल की जितनी भी मंदिर, चाहे कोणार्क का सूर्य मंदिर हो, चाहे जो है क्या कहते हैं कि आपका दक्षिण भारत का जो जो जितनी भी मंदिरें हैं, जितनी भी है, उनकी कला या उनकी जो वास्तु कला रही है, वो आकर के बनवा के चले गए थे। हमारे पास कोई कला ही नहीं था, कोई इंजीनियरिंग नहीं था।
हमारे पास नहीं था तो आप भारत भ्रमण क्यों करने चले आते, क्यों देखने चले आते हैं। ठीक है, कुछ चीजें थी आपने दिया, रेलवे आपने दिया, आपके जमाने में आई। ऐसा नहीं था कि अगर आप ना आते तो रेलवे हमारे यहाँ ना आती, दुनिया के किसी कोने में खोज होती तो मिलता कि नहीं मिलता। रिनेशा अगर हुआ तो जब तुर्कों ने हमला किया तो क्या रिनेशा इटली तक सीमित रह गया। रिनेशा जो है 14वीं शताब्दी में इटली में आता है, 15वीं में फ्रांस में पहुंचता है, 16वीं शताब्दी में कहाँ पहुंच जाता है, 16वीं शताब्दी में पूरी यूरोप में पहुंच जाता है, तो वो और जगहों पर भी तो फैला। तो रेल अगर आता है या दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई अ, आविष्कार होता है तो कुछ समय बाद वह जो है और भी देशों को मिल जाता है, ऐसा बात नहीं मिल जाता है। लेकिन एक सिरे से ये नकार देना कि आपके यहाँ तो कल्चर नहीं था, सिविलाइजेशन नहीं था, आपका देश तो बंदरों का देश था, मदारियों का देश था और डमरू बजाने वालों का देश था, इस तरह के जो स्टेटमेंट दिए गए थे वह गलत थे। हाँ, हमारे देश में एक ही समस्या जाति प्रथा थी, वो एक गलत चीज थी। हमारे देश में क्या सती प्रथा थी, वो गलत थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि हमारे यहाँ के लोगों ने उसका विरोध नहीं किया। राजा राम मोहन राय एक बड़ा नाम है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक बड़ा नाम है, बाल गंगाधर तिलक एक बड़ा नाम है। ऐसा नहीं कि आपने ही सब कुछ सही कर दिया था। ये बड़े नाम है जो हमारे यहाँ से ही आवाज उठी, उस प्रथा के खिलाफ लोग बोले। तो ये कहते हैं अगर ये इंटेलेक्चुअल नहीं थे या इनके अंदर समझ नहीं थी तो ये कैसे बोल गए। राजा राम मोहन राय इतने बड़े विशेषज्ञ थे, लिखते थे कि मिरातुल अखबार उनका निकलता था और उनको आप ब्रिटिशर का बादशाह वहां बुलाता है कि आप आइए हमारे यहाँ। और हाँ, उसके बाद इतने बड़े इंटेलेक्चुअल रविन्द्रनाथ टैगोर की आप उनको सर की उपाधि देते हैं। जलियांवाला बाग का जब नरसंहार हुआ तो उन्होंने उसको वापस कर दिया। तमाम चीजें तो हमारे यहाँ इंटेलेक्चुअल्स नहीं थे, हमारे यहाँ सिविलाइजेशन नहीं थी। आज ये कंडीशन है कि सिविलाइजेशन की बात आप करते हैं, आप उसी जमाने में 1922 ईस्वी में आपका द वेस्टलैंड लिखा जाता है और द वेस्टलैंड में साफ साफ कहा जाता है कि अगर विश्व को कोई बचा सकता है तो ईस्ट में वह कौन है, वह एशिया का एक राष्ट्र जो भारत है वही विश्व को बचा सकता है। क्योंकि क्यों, वह स्पिरिचुअलिटी है, वह इंक्लूसिव एजुकेशन, वहाँ अध्यात्मवाद है। और यूरोप को तो उन्होंने क्या कहा, वेस्टलैंड उन्होंने यही कहा कि अप्रैल इज द कूलेस्ट मंथ, पूरा यूरोपियन कल्चर डेड हो चुका है। अगर आपके यहाँ की कल्चर उसी समय आपके यहाँ का ही एक राइटर लिखता है कि आपके यहाँ की कल्चर डेड हो चुकी है और आप हमारी कल्चर को कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कल्चर नहीं था। अगर हमारे यहाँ कल्चर नहीं था तो द वेस्ट लैंड में आखिर जो है गौतम बुद्धा का जिक्र क्यों किया जाता है, दत्ता दया धाम दमयता बृहदारण्यक उपनिषद का जिक्र क्यों किया जाता है, गंगा का जिक्र क्यों किया जाता है। हमारे यहाँ तो ये चीजें थी ना। तो जो सनातन धर्म था, जो सनातन शैली थी, अब ठीक है उसको पॉलिटिक्स के रूप में लोग अलग ढंग से करते हैं या चीजें कर रहे हैं, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन उसका एक रेलिवेंस था, उस रेलिवेंस से डब्ल्यू बी एस इतना ज्यादा प्रभावित हुए, डब्ल्यू बी एस टी एस एलियट इतना प्रभावित हुए, उन्होंने द वेस्टलैंड में उसका जिक्र किया। और छठी शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्धा के आने का मतलब जो सामाजिक क्रांति हुई, उस सामाजिक क्रांति का तो कोई जोड़ ही नहीं था, कोई जोड़ नहीं था कि एक राजकुमार जो है पूरा विश्व की भलाई के लिए सिंहासन छोड़ के चला जाता है, बीवी बच्चों को त्याग देता है और उसके बाद जो क्या करता है पूरे विश्व में शांति का संदेश देने निकल पड़ता है, तमाम तरह की शान शौकतों को छोड़ देता है, त्याग देता है और उसके बाद केवल उपदेशक के रूप में चाहते तो क्या वो राजमहल में नहीं रह सकते थे। या एक जो है क्या कहते हैं कि उससे पहले जो है जब आप जो है देखिएगा लाल रामा का कॉन्सेप्ट आता है 14 साल तक वनवास रहते हुए, उसके बाद जो है पूरा का पूरा जिस हिसाब से उनकी जीवन शैली है और जिस हिसाब से वन में भटकते रहते हैं, माते भिक्षाम देही जो कल्चर निकल करके आता है, क्या उसको डिनाई किया जा सकता है, नहीं। लेकिन अब क्या होता, अब राम जी के नाम पर पॉलिटिक्स होने लगी है, गौतम बुद्धा जी के नाम पे पॉलिटिक्स होने लगी है, तमाम तमाम पार्टियां बन गई है। वो पार्टी कहेगी नहीं ये हमारे देवता, वो कहेंगे ये हमारे देवता। अरे बेवकूफों, वो किसी के नहीं, वो हिंदुस्तान के, हिंदुस्तानियों के, हिंदुस्तान की अस्मिता, हिंदुस्तान की पहचान उनसे है। ये केवल कह देना नहीं हमारे, कैसे तुम्हारे अकेले हो जाए, वो सबके है। तो ये लड़ाई इस चीज की है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उनको पॉलिटिक्स करना है, खांची में बांट दिया, अपना बना लिए, उनका बना लिए, उनका कर दिया, उनका। उन्होंने तो पूरे विश्व के कल्याण की बात कही थी ना, उन्होंने पूरे विश्व के कल्याण की बात कही। डॉक्टर अल्लामा इकबाल जब ये कहते हैं कि हिंदुस्तान का अगर जो पेशे इमाम होगा तो हिंदुस्तान के पेशे इमाम राम होंगे, उनकी पोयम मैं शेयर कर दूंगा जो है। तो राम का मतलब वहां पे क्या है, राम का मतलब केवल ऐसा नहीं कि वो, उनका ये कहना था कि जो राम का कैरेक्टर है वो कैरेक्टर लोगों में बिल्डअप होना चाहिए। लेकिन आज क्या होता है, आज राम के कैरेक्टर को जो है छोड़ दीजिए, उनके नाम पे पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा होने लगी है। कैरेक्टर की कोई बात ही नहीं करता, कैरेक्टर होगा भी तो दिखावटी,
खूब जो है बातें जो है इधर उधर की होंगी, लेकिन घूस लेने से बाज नहीं आएंगे, चीजों को जो है गलत करने से बाज नहीं आएंगे, तमाम तरह की चीजें होंगी। तो ये एक पार्टिकुलर पॉइंट है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जो मेरे ऊपर आक्षेप लगाए गए, हमारे यहाँ कल्चर नहीं रहा, ये गलत है। बिल्कुल शमीम इस चीज को खारिज करते हैं। हमारे यहाँ सिविलाइजेशन नहीं रहा, इसको मैं खारिज करता हूँ। हमारे यहाँ मैनर नहीं रहा है, हमारे यहाँ सब कुछ रहा है। बस ये है कि शायद ब्रिटिशर ने उसको अपने चश्मे से देखा है, शमीम के चश्मे से नहीं देखा। जो बच्चे आज क्लास अटेंड कर रहे हैं उनके चश्मे से नहीं देखा, गांधी जी के चश्मे से नहीं देखा, सुभाष चंद्र बोस के चश्मे से नहीं देखा, नेहरू परिवार के चश्मे से नहीं देखा। अगर उस चश्मे से देखे होते तो उनको लगता नहीं हिंदुस्तान में सब कुछ। तो जब आप ये बात करते हैं और इसका इनकाउंटर करते हैं, तब आप इसका मतलब कहाँ पर है, पोस्ट कोलोनियलिज्म। और जो नावल मैं आपको पढ़ाऊंगा उस नावल में यही है कि अफ्रीका के लोगों को कैसे गुलाम बनाया गया, कैसे उनके कल्चर पर क्वेश्चन किया गया, फिर कैसे चिनुआ अचीपी ने 1960 के दशक में, सॉरी 70 के दशक में उसका इनकाउंटर करते हैं कि अफ्रीका की कल्चर को जिस तरह से गलत ढंग से पेश किया गया, वहां की सिविलाइजेशन को गलत ढंग से पेश किया गया, वहां की अदर चीजों को गलत ढंग से पेश किया गया, उसका उस किताब में, नावल में उन्होंने इनकाउंटर किया है। और इनकाउंटर का मतलब ये नहीं कि तलवार के बल पर, शक्ति के बल पर मुझे बदला लेना है या गुस्से में, नो, लॉजिकल पॉइंट रखना। अब आप एक चीज ये मुझे बताइए, आप सब लोगों को मैंने पढ़ाया था, जिस समय क्वीन विक्टोरिया हिंदुस्तान पर शासन कर रही होती है, उन्हीं क्वीन विक्टोरिया के समय एक बड़े नावलिस्ट थे जो टीजीटी में प्रिस्क्राइब्ड है, सॉरी पीजीटी, जिनका नाम चार्ल्स डिकेंस है। चार्ल्स डिकेंस का नावल डेविड कॉपरफील्ड पढ़ लीजिए, चार्ल्स डिकेंस का नावल ओलिवर ट्विस्ट पढ़ लीजिए। आप उसमें देखेंगे कि दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे पिक पॉकेटिंग है, कैसे जो है गैंग वार हो रहा है, कैसे जो है एक बच्चा जो अनाथ है उसकी सही से परवरिश नहीं हो पा रही है। जब आप हमारे राष्ट्र पर कटाक्ष करते हैं, हमारे यहाँ गड़बड़, तब क्या आपके यहाँ अच्छा था? क्या वो नावल शमीम जाके लिखे थे? वो नावल पंडित जवाहरलाल नेहरू जाके लिखे थे? अगर हम लोग वहां जाके लिखे होते तब तो कहते अरे इनका तो हमारे राष्ट्र से क्या थी कि ये दूसरे राष्ट्र से आए हुए हैं, इन्होंने यहीं से लिख दिया, गड़बड़ लिख दिया, ये कर दिया। चार्ल्स डिकेंस ने लिखा, शमीम ने नहीं लिखा। और अगर उसको ये जो पलटे तो अब उनको एहसास होगा कि रियली में कितनी दुश्वारियां थी। जो क्वीन विक्टोरिया के समय ये कहा जाता है कि जो ब्रिटिश झंडा है वो कभी झुकता नहीं है, ब्रिटिश साम्राज्य में सूरज कभी डूबता नहीं है, बड़ी बड़ी जो बातें कही जाती थी क्वीन विक्टोरिया के समय में, अपने ग्रीबा में अगर ब्रिटिशर झांक करके देखे तो उनको ये पता चलेगा कि रियली में कितनी प्रॉब्लम उनके खुद की कंट्री में रही। दूसरा सबसे बड़ा चीज कि अगर क्या क्वीन विक्टोरिया रानी बन गई तो क्या वहां की सारी महिलाओं को राइट्स दे दिया गया? नहीं दे दिया, नहीं दिया गया। आपके यहाँ एक रानी, दो रानी का देखने को मिलेगा ना। हमारे यहाँ अगर इतिहास के पन्ने उठाकर देखे जाए तो केवल स्वतंत्रता संग्राम में उनसे लड़ने वाली हमारे यहाँ रानियां ही थी। झांसी की रानी, बेगम हजरत महल लखनऊ से, ये तो दो बड़े नाम है। साउथ इंडिया में न जाने कितनी रानियों ने अपने आप को कुर्बान कर दिया, नॉर्थ इंडिया में न जाने कितनी रानियों ने कुर्बान कर दिया। तो जब आपके यहाँ एक रानी सिंहासन पर बैठती है तो उस समय हमारे यहाँ इतनी रानियां थी और वो ब्रेव थी और उनको इतनी फ्रीडम थी कि वो शासन चलाती थी। पति के मर जाने के बाद भी झांसी की रानी ने डिसीजन लिया, बच्चे की परवरिश की, बच्चे को एडॉप्ट किया। बेगम हजरत महल खुद जो है सेना का नेतृत्व करती है, मोर्चा लेती है। ठीक है, हार गई, युद्ध में तो कोई ना कोई हारेगा जीतेगा। हम सारे लोग जो यहाँ धरती पर आए हमेशा के लिए नहीं आए हुए, हर आदमी को मरना है। ब्रिटिशर भी जो यहाँ पे आए थे मरे। लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र या किसी की कब्र है मेरे कॉलेज से यहाँ थोड़ी ही दूर पर है। जो लोग कानपुर के रहने वाले होंगे वो जानते होंगे। यहाँ पे एक बहुत बड़े जो है उस समय के जो ब्रिटिशर थे हिस्ट्री में, जिन्होंने झांसी का और तात्या टोपे के खिलाफ जंग किया था, या उनकी किसी एक की कब्र, मैं भी नाम मिस कर रहा हूँ, भूल रहा हूँ, मैं वहां गया था। और एक की बड़ी सी कब्र गाजीपुर में है। तो वो लोग भी जो यहाँ पे थे मारे गए, यहीं पे दफन हो गए। तो जाना तो सबको है, लेकिन जब अगर आप इतिहास के पन्ने पलटेंगे और अगर आप भारत की तरफ उंगली उठाएंगे या भारत के लोगों के बारे में बात की जाएगी तो भारतीय इतना कमजोर थोड़ी, उसके पास भी ईश्वर ने दिमाग दिया। वो आपके यहाँ जरूर क्वेश्चन करेगा कि आप अपने यहाँ पे देखिए क्या हुआ था, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मी, तो दैट क्वेश्चन विल बी रेज्ड। वो आपके यहाँ क्वेश्चन उठेगा, आपके लिटरेचर को पलटा जाएगा, आपके यहाँ के इतिहास को पलटा जाएगा।
अगर देखा जाए दुनिया में सबसे अराजकता, सबसे ज्यादा जो अराजकता किया है वेस्ट ने किया हुआ। वर्ल्ड वार इंडिया नहीं लड़ा था। वर्ल्ड वार जो हुआ था यूरोपियन नेशंस के बीच में हुआ था। डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी ये सब लड़े थे। हिटलर कहाँ का बादशाह था? इंडिया का नहीं था। हिटलर जर्मनी का बादशाह था। जर्मनी कहाँ पे है? यूरोप पे है। तो जर्मनी की लड़ाई, हिटलर की लड़ाई या मुसोलिनी की लड़ाई या आप कह सकते हैं ब्रिटिशर की लड़ाई, फ्रांसीसियों की लड़ाई, वह ग्लोबल वार बन गया। क्योंकि उस समय इंडिया भी गुलाम था तो उसको पार्टिसिपेट करना पड़ा ब्रिटिश हुकूमत में। तो अब अगर देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा खून खराबा आपने किया, दुनिया में सबसे ज्यादा हिंसा आपने किया। हमारे यहाँ से तो गांधी जी ने केवल अहिंसा का ही संदेश दिया, सत्य का ही संदेश दिया। सबसे ज्यादा झूठ आपके यहाँ बोला गया, मक्कारी आपके यहाँ की गई। अब वो सब आपके लिटरेचर में झलकता है, तमाम तमाम चीजें। अब उनके यहाँ का मैं एक लास्ट पॉइंट लूंगा, उसके बाद मैं क्लास को ओवर कर रहा हूँ। एक पॉइंट कहा जाता है चार्ल्स वो क्या नाम है, लॉर्ड मैकाले। जब लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति आती है तो लॉर्ड मैकाले क्या कहते हैं कि अगर जो है, जो पूरा यूरोप, जो पूरा एशिया है, पूरे एशिया की लाइब्रेरी का जो लिटरेचर है, अगर उसको ले लिया जाए और मेरे राष्ट्र का जो लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी की केवल एक अलमीरा, उस अलमीरा का केवल एक रैक, उस रैक की केवल 2 किताबें ले ली जाए, तो हमारे यहाँ का लिटरेचर इतना रिच है कि पूरे एशिया का लिटरेचर उसकी बराबरी नहीं कर सकता। अब मैं कौन सा वर्ड यूज करूं? ये एक समझदारी में दिया हुआ स्टेटमेंट है कि बेवकूफी में दिया हुआ स्टेटमेंट है कि मूर्खता में दिया हुआ स्टेटमेंट है? सवाल ये उठता है कि आपको कैसे पता कि हिंदुस्तान में लिटरेचर नहीं था? हिंदुस्तान में तो लिटरेचर इतना सारा था, इतना सारी चीजें थी कि पूछिए मत। ऐसा नहीं कि केवल उस प्राचीन काल से अगर आप देखेंगे, चाहे बराहमिहिर की बात की जाए, चाहे आर्यभट्ट की बात की, तो मजीद सब साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन का मैं नाम ले रहा हूँ। बार बार कालिदास की बात आती है, उनका रघुवंश रहा है, और मृच्छ कटिकम जो किताब रही है, मतलब ये सब कभी जब आई हैड बीन द स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट था, मेरा बहुत अच्छा सब्जेक्ट था किसी जमाने में। मैं पढ़ा था लेकिन बस थर्ड ईयर तक, बीए थर्ड ईयर तक था, वो भी एंशियंट हिस्ट्री था। उसके बाद मैं भूल गया तमाम चीजें जो है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि इतनी खूबसूरत लिटरेचर इंडिया में जन्म दिया या हुआ, लेकिन उस पर कभी कोई बात नहीं की गई है। ऐसा नहीं था कि, अगर आप देखिएगा कि जिस तरह से जो है हमारे यहाँ के मूवमेंट थे, उन मूवमेंट का जिक्र किया गया है तमाम जगहों पर, चाहे वो बंगाली मतलब जो नील की खेती होती थी उसके विद्रोह को लेकर के, सन्यासी विद्रोह को लेकर के, तमाम तमाम जगहों पर उसको लिखा गया और उसके उसका जिक्र किया उसी ब्रिटिशर के समय में। गांधी जी का हिंद स्वराज पढ़ेंगे तो लगता है रियल कितना दिल से उन्होंने लिखा हुआ था। और एक आदमी जो जिसके अंदर रियली में कोई दिखावटीपन नहीं था, वो बैरिस्टर थे, बड़े घराने से, चाहते किसी अच्छी जगह प्रैक्टिस करते, आराम से अपना रहते, लेकिन उस बेचारे ने केवल एक धोती, एक लाठी में पूरी जिंदगी जो है गुजार दी। और आज उसी 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 को पर ही क्वेश्चन किया जाता है कि क्या वो राष्ट्रपिता कहने लायक है? अब अगर उसके पैरेलल किसी दूसरे को हीरो बनाया जाए तो ये कहाँ की समझदारी है? तो इस चीज को लेकर तकलीफ होती है कि राष्ट्र को कैसे गलत ढंग से पेश किया गया, कैसे उन चीजों को गलत ढंग से पेश किया गया, और कैसे आज उसी चीज को दोबारा इंडियन पॉलिटिक्स में लाया जा रहा है। केवल इसलिए लाया जा रहा है कि मैं केंद्र में रहूं, मेरी सरकार बनी रहे, मैं सेंटर में रहूं, तमाम चीजें रहे। नो, नॉट एट ऑल। चीजें बदलती है, बड़े बड़े लोग आए, बादशाह आए, सब चले गए जो है। तो इतना सारा चीजें, मतलब कुल मिला के मेरा बताने का मकसद यही था कि अगर हमें जो है चिनुआ अचीबी को समझना है, उनके लेक्चर को, उनके लिटरेचर को समझना है, तो सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा? इंपीरियलिज्म और कोलोनियलिज्म, पोस्ट कोलोनियलिज्म, इंफीरियरिटी, सुपीरियरिटी, यू, आई, सेल्फ, अदर, प्रेजेंस, अब्सेंस। कुछ और भी शब्द हैं जो मैं केवल यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जैसे एक शब्द है ऑक्सीडेंटलिज्म, OCCIDENTALISM, ऑक्सीडेंटलिज्म। व्हेन ऑक्सीडेंटलिज्म का मतलब है कि जब आप केवल यूरोप के पर्सपेक्टिव से बात करें, यूरोसेंट्रिक,
यूरोसेंट्रिक, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूरोसेंट्रिक, हर चीज में यूरोप को सेंटर में रख करके बात की जाए। कल्चर की बात की जाए तब यूरोप का कल्चर बेहतर है, सिविलाइजेशन की बात की जाए तो यूरोप का सिविलाइजेशन बेहतर है, साइंस की बात की जाए, अरे भैया क्या ईश्वर की विशेष अनकंपनी सब कुछ वही बेहतर चलाया, हम लोग लल्लू लाल टाइप के थे? नो, नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं है। तो यूरोसेंट्रिक को जो नरेट किया जाता है, जो सेंटर में होता है, वो ये बताता है कि हाँ हमारे यहाँ का प्रोडक्ट बेहतर है, हमारा सब हर आदमी अपने यहाँ, तो उसको जवाब देने के लिए ऑक्सीडेंटलिस्ट की जगह फिर क्या आया, एक शब्द आता है ओरिएंटलिज्म, ORIENTALISM। ओरिएंटलिज्म का मतलब होता है जब ईस्टर्न को, ईस्ट को सेंटर में रखा जाए। यूरोसेंट्रिक ईस्टर्न सेंट्रिक या ईस्ट सेंट्रिक, ईस्ट सेंट्रिक, ईस्ट का मतलब एशिया, एशिया के जो राष्ट्र हैं वहां को लेकर के, वहां के लोगों को लेकर के बात की जाती है, तब हम जो है क्या करते हैं, इस चीज की बात करते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ के लोगों की उनका एक तरह से उनके ऊपर हंसा गया, जिसमें ह्यूमर का जन्म हुआ, हाइब्रिडिटी का जन्म हुआ, प्लूरैलिटी का जन्म हुआ। ह्यूमर, हाइब्रिडिटी, प्लूरैलिटी, दिस थिंग्स वी फाइंड, तमाम तमाम चीजों का, इन सब चीजों का जन्म होता है, ह्यूमर का, हाइब्रिडिटी का, प्लूरैलिटी का, दिस थिंग्स वी फाइंड। तो नाउ इन दिस वे आई हैव डन कि ये सब चीजें रही हैं, और इसके इस थियरी को अगर आप समझ लेंगे तो कल जब मैं आपको बताऊंगा थिंग्स फॉल अपार्ट, तो वो चीजें आपको काफी आसानी से समझ में आएगी। ठीक है, तो वी विल मीट टुमारो। Thank you, sir.